देखिए, आज देख भारतीय दंड संहिता अध्याय 4 साधारण अपवाद। काय से संबंधित है? साधारण अपवाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ना। परिभाषाओं को थोड़ा रटना है, एक दो परिभाषाएं हमेशा एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। तो परिभाषाओं से सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा बहुत अंदर से बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। एक या दो क्वेश्चन आपके परिभाषाओं से आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है साधारण अपवादों से क्वेश्चन काफी आते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन साधारण अपवादों से पूछे जाते हैं। तो साधारण अपवाद वाला जो चैप्टर है आपको काफी अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है ये भी पूछा जाता है भाई। अध्याय पहले तो अध्याय भी पूछा जाता है इसमें कि साधारण अपवादों से संबंधित चैप्टर आईपीसी का कौन सा है, तो आपको याद रखना है चैप्टर 4। फिर पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक है भाई, 76 से लेके जो है 106 तक जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। सेक्शन 176 से लेके 106 तक जो है आपके साधारण अपवाद बताए गए हैं, तो ये भी याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब अपन ने धारा 6 पढ़ी थी परिभाषाओं में, सेक्शन 6, सेक्शन 6 पढ़ा था। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 क्या कहता है कि भैया इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध या घटनाएं वगैरह जो आती हैं वो सभी के सभी क्या मानी जाएगी, साधारण अपवादों के अंतर्गत समझी जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसीलिए याद रखना है कि धारा 6 जो क्या क्या कहती है कि संहिता में दी गई जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, सभी के सभी साधारण अपवादों के अधीन समझी जाएगी। सभी परिभाषाएं, सभी दृष्टांत क्या समझे जाएंगे, साधारण अपवादों के अधीन समझे जाएंगे। अधीन, इसका मतलब ये है कि साधारण अपवादों के अधीन आएंगे। ये कौन सी पहले ही बता देती, धारा 6 ही बता देती। यानी कि ये जो धारा 6 है आपकी इस अध्याय को, या कह लीजिए इस अध्याय को कह लीजिए आईपीसी का सर्वोपरि खंड बनाती है। सर्वोपरि खंड, ठीक है, सबसे ऊपर का खंड है ये, सबसे ऊपर आईपीसी में। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी धारा अध्याय 4 यानी कि साधारण अपवाद वाले खंड को सर्वोपरि घोषित करती है, धारा 6 घोषित करती है। धारा 6 जो है आपके साधारण अपवाद वाला जो खंड है उसको आईपीसी का सबसे उच्च या सर्वोपरि खंड घोषित करती है। कौन सी धारा घोषित करती है? धारा 6, क्योंकि पहले धारा 6 में ही बता दिया गया था कि जितने भी अपराध आएंगे या जितने भी परिभाषाएं आएंगी या जितनी भी दृष्टांत आएंगे सभी के सभी साधारण अपवादों के अधीन समझे जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो बचाव इस अधिनियम या इस अध्याय के अधीन मिलता है, क्या वो बचाव आईपीसी में ही मिलेगा, क्या अन्य विधियों में नहीं मिलेगा? तो याद रखें, जो बचाव मिलेगा इस अधिनियम, इस अध्याय के तहत जो बचाव मिलेगा वो आपको आईपीसी से दंडनीय जो भी अपराध है उसमें भी मिलेगा। इसके अलावा जो है विशेष विधि और स्थानीय विधि में भी मिलेगा। अगर कोई अपराध विशेष विधि के अधीन किया जाता है तो उसमें भी मिलेगा, और अगर कोई अपराध क्या कहते हैं विशेष विधि के अलावा क्या होती है, स्थानीय विधि, स्थानीय विधि होती है तो उसमें भी मिलेगा, तीनों में मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो साधारण अपवाद है केवल आईपीसी के अधीन ही मिलेंगे, चाहे वो आपके आईपीसी से दंडनीय कोई अपराध हो, चाहे वो आपके विशेष विधि से दंडनीय अपराध हो, चाहे वो आपकी स्थानीय विधि से संबंधित कोई अपराध हो, ये बचाव आपको तीनों विधियों में मिलेगा। अगर आपका मामला साधारण अपवादों में आता है यानी अध्याय 4 के अधीन आता है, तो चाहे वो आईपीसी से दंडनीय अपराध हो,
चाहे वो स्पेशल लॉ से दंडनीय अपराध हो, चाहे वो स्थानीय लॉ से संबंधित अपराध हो, सभी में ये बचाव आपको मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। ठीक, बचाव कहाँ मिलेगा? तीनों विधियों में मिलेगा। ठीक, ये आपकी धारा 40 बताती है। ये धारा 40 का पैराग्राफ सेक्शन 40 देखेंगे आप, उसमें बताया गया है। ठीक है, कौन सा पैरा में बताया ये आप देखना पड़ना उसको, कौन सा पैरा भी। ठीक है, सेक्शन 40 में बताया गया। अब बात आती है, दो तीन कुछ और फैक्ट कर देखेंगे। अब बात आती कि अपवादों को साबित करने का भार किस पर होता है। अपवादों को साबित मतलब ये है, अपवाद को साबित करने का भार। तो ये भी जरूरी है कि भाई जब अपवादों के अधीन कोई मामला आ रहा है तो ये कौन साबित करेगा। ये भी जरूरी है ना कि कौन साबित करेगा। सही, ये तो सभी जानते हैं, अपवादों को साबित करने का भार किस पर होता है? अभियुक्त पर होता है। किस पर होता है? अभियुक्त पर। अभियुक्त मतलब एक तरीके से बचाव पक्ष। अभियुक्त का मतलब है बचाव पक्ष। क्या मतलब ये कि अगर आप पे आरोप लगा तो आप ही सिद्ध करोगे कि भाई हमारा मामला जो है साधारण अपराधों के अधीन आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ये कहते हो कि जब मैंने अपराध किया उस समय मैं पागलपन के असर में था, तो अपना पागलपन किसको सिद्ध करना पड़ेगा? आप ही को साबित करना पड़ेगा कि मैं उस समय जब कार्य कर रहा था तो मैं पागल था, इसीलिए मेरा मामला साधारण अपराधों में आता है। तो ये सिद्धि भार किस पर होगा? ये आप पर होगा। ये कहाँ चले गए अपन? ये अपन चले गए एविडेंस में, धारा 105, सेक्शन 105। ठीक है, एविडेंस में, साक्ष्य विधि में, साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 कहती है कि अपवादों के अधीन मामला आता है, ये आपको जो है कौन सिद्ध करेगा? अभियुक्त को सिद्ध करेगा। अभियुक्त पे होता है मामले को सिद्धि भार किस पे होता है? अपवादों में आता है, ये कौन सिद्ध करता है? अभियुक्त करता है, यानी बचाव पक्ष करता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बचाव मिलेगा इस अधिनियम, मान लीजिए कोई मामला इस अध्याय में आ जाता है कि साधारण अपवादों में आपका मामला आ रहा है, तो जो बचाव मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पूर्ण मिलेगा कि आंशिक मिलेगा? पूर्ण बचाव मिलेगा कि आंशिक बचाव मिलेगा? किस तरीके का बचाव मिलेगा? अगर ये साबित हो जाता है कि अभियुक्त का जो मामला है वो अपवादों में आता है तो पूर्ण बचाव मिलेगा। ये कैसा बचाव है? पूर्ण बचाव है। पूर्ण बचाव मिलेगा और अभियुक्त को क्या कर दिया जाएगा? बरी कर दिया जाएगा। पूर्ण बचाव मिलेगा, संपूर्ण बचाव है। और इसमें जो है अभियुक्त को अगर मामला आ जाता है, ये साबित हो जाता है कि साधारण अपवादों के अधीन मामला आ रहा है, तो पूर्ण बचाव मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभियुक्त को क्या कर दिया जाएगा? दोष मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर उसका मामला साधारण अपवादों के अधीन आता है तो बचाव कैसा है? संपूर्ण बचाव है, एक तरीके से पूर्ण बचाव है। और पूर्ण बचाव सिद्ध होने पर स्वाभाविक सी बात है, जब पूर्ण बचाव है तो क्या होगा आपको? अगर आपका मामला सिद्ध हो जाता है कि साधारण अपवादों में आता है तो आपको क्या किया जाएगा? आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इसके। अब देखेंगे अपन आगे की धारा है। सबसे पहले 76 और 79 दोनों इकट्ठी देखनी पड़ेंगी आपको। 76 और 79 जो धारा है वो तथ्य की भूल से संबंधित है। सेक्शन 76 और आपको देखना है साथ में सेक्शन 79। दोनों की दोनों धाराएं एक साथ ही क्यों देखना है? दोनों में तथ्य की भूल, दोनों में किस चीज की भूल है? दोनों धाराएं जो है तथ्य की भूल से संबंधित है। आपराधिक दायित्व इसमें जो है तथ्य की भूल, दोनों धाराएं काय से संबंधित? तथ्य की भूल। अभी अपन ये भी देखेंगे भाई आगे थोड़ा सा, पहले तो तथ्य की भूल, अब थोड़ा सा पहले इसको और देख लेंगे भाई तथ्य की भूल क्या है। देखिए, तथ्य और विधि दो भूलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो तथ्य की भूल होती है, एक होती है विधि की भूल। विधि की भूल, फिर दोनों धाराओं को देखेंगे बाद में, पहले तो तथ्य और विधि देख लें। तो तथ्य की भूल होती है और एक होती है विधि की भूल। तथ्य की भूल सदैव क्षमा होती है, लेकिन विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होती। ठीक है, याद रखना कि ये तो क्षमा योग है, क्षमा योग होती है। कैसी भूल है ये? तथ्य की भूल क्षमा योग है, इसको क्षमा किया जा सकता है, क्षमा योग है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो भूल है वो क्षमा योग्य नहीं होती। ठीक है, क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, विधि की भूल जो है क्षमा योग्य नहीं होती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरे को लॉ पता नहीं था, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। विधि ये उपधारणा करके चलती है कि सभी व्यक्तियों को लॉ पता है,
लॉ के बारे में ज्ञान है, भले ही वो लॉ का ज्ञाता हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने लॉ की डिग्री करी है इसीलिए आप लॉ के ज्ञाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधारण सा व्यक्ति भी है तो ये मान के चला जाता है कि आप विधि का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, तो ये उपधारणा रहती है। तो इसमें जो है विधि की भूल का जो है बचाव नहीं मिलता। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई विदेशी आ जाए, कोई विदेशी व्यक्ति आ जाए और भारत में अपराध करे और वो कहे कि साहब आपकी देश की लॉ मैं क्यों जानूं, मेरे को क्या पता आपके देश में क्या लॉ चलता है, मेरे देश में तो नहीं था, तो क्या उसको लाभ मिले? उसको भी नहीं मिलेगा। चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी जो है विधि की भूल का बचाव नहीं मिलता है। एक अगर विदेशी व्यक्ति भी आकर भारत में ये कहता है कि भाई आपके देश का लॉ मैं नहीं जानता था, मेरे दोस्त में तो भाई ये अपराध नहीं है, तो उसको तो भी उसको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विधि की भूल क्षम नहीं होती और तथ्य की भूल जो है क्षम होती है। इसमें दो सूक्तियां हैं जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक सूक्ति आपकी ये पूछ ली जाती है, एक मिनट, लैटिन सूक्ति है ये। इग्नोरेंटिया थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा देख के लिखेंगे इसकी। इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूट SUAT। एक ये युक्ति है इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूट। इस युक्ति का अर्थ है कि तथ्य की भूल क्षम है। तथ्य की ये पूछी जाती है भूल क्षम्य है, ठीक है, ये कहती है तथ्य की भूल क्षम्य है पहली ये। एक इसकी अपोजिट है, वो कहती है इग्नोरेंटिया लेजिस नॉन एग्जीक्यूट, सेम यही है। लेगिस नॉन, ठीक है, लेगिस नॉन एग्जीक्यूट है, विधि की भूल क्षम नहीं है। ये कहती विधि की भूल क्षम नहीं। ये दोनों सूक्ति याद रखना आपको, विधि की भूल क्षम नहीं है। ये नॉन एग्जीक्यूट का मतलब है विधि की भूल क्षम नहीं है, बस बाकी तो आपको याद रहेगा। इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूट तथ्य की भूल क्षम है, ठीक। एक ये कह रहे तथ्य की भूल जो है आपकी क्षम होती है, इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूट, और दूसरा कहता है इग्नोरेंटिया लैग इज नॉन एग्जीक्यूट। तो नॉन एग्जीक्यूट का मतलब है कि विधि की भूल क्षम नहीं होती है, ठीक है। ये आपको दो सूक्तियां याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं कभी कभी कि इन सूक्तियों का क्या अर्थ है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लैटिन सूक्ति है, ये मोस्टली पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं, ठीक है। सूक्तियां तो काफी पूछी जाती है लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है याद करना है, याद करके आपको रखना है, ठीक है। तो याद करके इनको आपको रखना है, इसमें क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में भी, ठीक है। तो याद हो गया आपको कि भाई तथ्य की भूल क्या होती है, क्षम होती है, और विधि की भूल क्षम नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो विधि की भूल का बचाव नहीं ले सकता। तो बचाव किसका मिलेगा? बचाव केवल तथ्य की भूल का मिलेगा, ये आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज, एक केस और आया था, ये कहता है कि नवीनतम विधियों की अनभिज्ञता भी कोई बचाव नहीं। याद रखें, नवीनतम
नवीनतम विधियों की अज्ञानता भी कोई बचाव नहीं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि कोई नया लॉ आया, आज ही कोई नया लॉ सरकार ने बनाया और उसको जो है लागू करा दिया। तो कोई व्यक्ति ये बचाव नहीं ले सकता है कि चूंकि ये लॉ नया बना है, पहले दूसरा लॉ था, आज जो है नया लॉ बन गया, मैं तो पुराने लॉ के हिसाब से चल रहा था और नया लॉ सरकार ने बना दिया है, तो इसका भी बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विधि की भूल के अंतर्गत आता है ना। तो इसका भी बचाव नहीं मिलेगा। भाई ये कौन से केस में कहा गया? इसमें केस इंपॉर्टेंट है, MS जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। MS जॉर्ज, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जॉर्ज, MS जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। नवीन विधियों का बचाव भी आपको नहीं मिलेगा। आप नहीं कह सकते कि भैया नया विधि बना है और पुरानी जो विधि थी उसमें ऐसा लॉ नहीं था इसीलिए मैंने करा, तो आप नई विधि बनी ये जाने आप, आपका काम है, क्योंकि कोई नया लॉ बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जब से लागू हुआ उससे फिर नया ही लॉ लागू होगा, है ना। उदाहरण के लिए क्या बता, उदाहरण के लिए कैसा उदाहरण दें अपन? उदाहरण के लिए अपन देख रहे हैं कि शादी की एज के बारे में चल रहा है, लड़कियों की खासकर, कि लड़कों की तो आप जानते हैं 21 वर्ष है, लड़कियों की 21 वर्ष की होने की चुन रहे थे अभी, भी 21 वर्ष लड़कियों की शादी की एज कर दें। अब कोई व्यक्ति जो है, लड़कियों की पुरानी एज कितनी थी? 18 साल। अब वो 18 साल में शादी करता है, वो कहता है नया लॉ कब लागू हुआ वो जो पता ही नहीं है, बोले मुझे पता ही नहीं है, बोले मैं इसीलिए कर दिया, तो उसको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको विधि की भूल का बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लॉ कह देता है आज से कि भाई आज आज की तारीख से 1 तारीख से बोले जो है लड़कियों की शादी की उम्र बोले 21 होगी, तो वो 21 ही होगी। कोई आदमी ये बचाव नहीं ले सकता कि पुराने लॉ में 18 थी और हमें नया लॉ का वो जो है पता नहीं, तो उसको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक उदाहरण के लिए अपन ने कहा है। तो इस तरीके से जो है कोई भी व्यक्ति जो है बचाव नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई लॉ लागू हो जाता है नया, तो उस नए लॉ के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। आप ये बचाव नहीं ले सकते कि भाई विधि का ज्ञान नहीं था हमें, नया लॉ क्या कहता है इसका ज्ञान हमें नहीं था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखना। विदेशी को भी प्राप्त नहीं होगा, भारत के व्यक्तियों की तो बात अलग है ही, उनको तो प्राप्त होगा ही नहीं, है ना। कोई विदेशी कहता है कि मुझे कि भाई मुझे पता नहीं था लॉ, तो उसको भी जो है प्राप्त नहीं होगा। अब बात कहोगे आपके भी विदेशी व्यक्ति वाली बात कौन से केस में, कि आर बनाम बैली का एक पुराना बात है, आर वर्सेस बैली, बस इतना ही याद रखें। ये कहा गया था इसमें कि विदेशी व्यक्ति को भी जो है जो विधि की भूल होती है उसका बचाव नहीं मिलेगा। विधि की भूल का बचाव जो है किसी विदेशी व्यक्ति को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। किस विधि का? विधि की भूल का, विधि की भूल का जो बचाव है विदेशी को भी नहीं मिलेगा, आर बनाम बैली के बाद में कहा गया। अब देख रहे थे हम 76 और 79, दोनों काय से संबंधित है? तथ्य, तथ्य की भूल। दोनों में दो शब्द आए हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आया विधि द्वारा आबद्ध और दूसरे में आया है न्यायानुमत। इसमें आया है आबद्ध 76 में, और 79 में क्या शब्द आया है? न्यायानुमत। न्यायानुमत दो शब्द आए हैं, ये दो शब्दों को ध्यान में रखना है आपको। धारा 76 के द्वारा अगर कोई व्यक्ति आबद्ध है, आबद्ध मतलब कैसा? विधि द्वारा आबद्ध, विधि और जोड़ दीजिए है, और ये क्या है? विधि द्वारा न्यायानुमत, जिसको विधि मानती है ठीक है। आबद्ध क्या होता है? आबद्ध का अर्थ होता है एक तरीके से बंधा होना, कर्तव्य। आबद्ध का मतलब सीधा समझ लीजिए कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है आपकी। और वो भी जिम्मेदारी कैसी है? विधि द्वारा, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, विधिक जिम्मेदारी है आपकी। और अगर आपकी कोई विधिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के अनुसरण में आप कार्य कर रहे हैं, या कह लीजिए आप अपनी ड्यूटी के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं और आपको विधि ने वो पावर दे रखा है, और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कौन सी गलती? तथ्य की भूल हो जाती है, तो फिर आपको धारा 76 का लाभ मिलेगा। इसमें किन व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है?
जिनका कर्तव्य है, जिनको विधि ने क्या दे रखा है, लायबिलिटी दे रखी, कर्तव्य सौंप रखे हैं। उदाहरण के लिए एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपराधी को पकड़े और गिरफ्तार करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? विधि ने पुलिस वालों को दे रखी है कि जब भी आपको शंका जाहिर होती है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ये क्या है? उनका कर्तव्य है, ये क्या है? उनकी ड्यूटी है। अब ऐसी ड्यूटी के अनुसरण में वो पुलिस वाला क्या करता है, उस किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है। अब वो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है, वो वास्तव में पता पड़ता है कि जिस व्यक्ति की उसने गिरफ्तारी की वास्तविकता में वो तो अपराधी है ही नहीं, अपराधी तो कोई और है। तो ऐसे मामले में उस पुलिस वाले को किसका लाभ मिलेगा? तथ्य की भूल का लाभ मिलेगा, धारा 76 के तहत। और न्यायानुमत क्या है? न्यायानुमत का अर्थ क्या होता है? न्यायानुमत का अर्थ ये होता है कि विधि जिसको न्यायानुमत बनाती है, ऐसा कार्य जिसको विधि क्या बनाती है, न्यायानुमत बनाती है, कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में वही काम करता है जो आपने किया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा है कि एक साधारण बुद्धि का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है, कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छे नागरिक होने के लिए आप क्या करोगे? उसकी जान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये विधि आपको अधिकार देती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी, आप जो प्राइवेट डिफेंस पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि विधि आपको ये भी अपनी जान और दूसरे की जान बचाने के लिए जो है अधिकार देती। ना केवल आप अपनी जान बचा सकते हो बल्कि दूसरे की भी जान बचा सकते हो। ना केवल अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हो बल्कि दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हो। ये विधि आपको अधिकार देती है। तो ऐसे में अगर आपको क्या मिलता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो है मान लीजिए हत्या करना, आपको लगता है कि वो हत्या करता प्रतीत हो रहा है कि वो हत्या करने वाला है किसी की, तो स्वाभाविक सी बात है, एक साधारण बुद्धि, वो बात अलग है कि आप नहीं बचा, वो अलग है। लेकिन हाँ, न्यायानुमत है, आप विधि द्वारा, अगर साधारण बुद्धि का आदमी होता तो वो क्या करता? वो उसे बचाता। तो आपने भी क्या करा? उसको बचाया। वो वास्तविकता में ये पता पड़ा कि जिसको आपने बचाया, ये आगे उदाहरण है, वही वास्तविकता में हत्यारा था। वो उल्टा दूसरे व्यक्ति को मारा, तो और आपको लग रहा है ए बी पे हमला कर रहा है, आपको ऐसा लगा कि ए जो है बी पे हमला कर रहा है, ए जो है बी पे हमला कर रहा है, और आपने क्या करा? आपको लगा, आपने दूर से देखा, आपको लगा कि जो है ए बी को मार रहा है, और आपने क्या किया? बी को बचा लिया। बी को क्या करा? आपने बचा लिया। यही करते ना आप, एक आदमी यही करता, उसने जाके पकड़ लिए, बचा लिए। वो वास्तविकता में असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ए जो है बी पे हमला कर रहा था। आपको लग रहा था कि ए जो बी पे हमला कर रहा है, जबकि वास्तविकता थी कि बी जो है ए पर हमला कर रहा था, और ए जो है अपने प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, अपनी आत्मरक्षा में काम कर रहा था। तो ये क्या हुआ? सत्य की भूल हो गई ना। आप जिसको जो आक्रमणकर्ता समझ रहे थे, वास्तविकता में आक्रमणकर्ता कौन था? बी था, वो जबकि ए प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब तथ्य की भूल होती है तो इसको क्या माना जाता है? ऐसे कृत्य को, ऐसे कृत्य को न्यायानुमत माना जाता है कि हाँ, जो आपने काम किया वो ठीक किया। वो बात अलग है कि आपने भूल के अधीन किया, तथ्य की भूल के अधीन आपने वो काम किया। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को यहाँ पे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। किसका लाभ मिलेगा? तथ्य की भूल का लाभ मिलेगा। तो धारा 76 और 79 के लिए दो शर्तें हैं जो पूरी होना चाहिए। धारा एक साथ ही देख लेंगे। धारा 76 के लिए जो है विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए व्यक्ति। क्या होना चाहिए? विधि द्वारा आबद्ध। ठीक है, विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए। काय में? धारा 76 में। और धारा 79 में क्या होना चाहिए? विधि द्वारा न्यायानुमत। विधि द्वारा न्यायानुमत। ठीक है, इन दोनों धाराओं में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। अगर आप दो शब्द पकड़ लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आबद्धता है और ये न्यायानुमत है, बस इतना पकड़ना है। ठीक है। तीसरा, दूसरा, उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, और उस कार्य को करने के लिए भी जो क्या होना चाहिए? विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए। और उस इसमें जो कार्य कर रहा है विधि द्वारा क्या होना चाहिए? आबद्ध होना चाहिए। इसमें क्या होता है? विधि द्वारा न्यायानुमत होना चाहिए। विधि द्वारा उस कार्य का किया जाना विधि द्वारा क्या होना चाहिए? न्यायानुमत होना। अब देखिए 76 पढ़ लें और फिर 79 पढ़ना, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव में पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जब तथ्य की भूल में होता है, विधि की भूल तो पहले ही अपन ने देख लिया कि क्षमा नहीं है, कौन सी भूल में होना चाहिए? तथ्य की भूल में।
और तथ्य की भूल में होने के बाद उसे क्या लगता है कि वो विधि द्वारा जो है इस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, या तथ्य की भूल के कारण उसको ये सद्भावना पूर्वक ऐसा विश्वास है कि वो कार्य करने के लिए वो आबद्ध है। सद्भावना पूर्वक, दुराशा पूर्वक नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। जानबूझकर करोगे तो फिर अब बचाव थोड़ी ना मिलेगा। तो सद्भावना पूर्वक उसको ये लगता है कि वो तथ्य की भूल के कारण क्या है, उस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 76 का लाभ मिलेगा। अब देखिए दो उदाहरण दे रखे हैं, दो उदाहरण देखिए। पहला कहता है विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, काने कोई अपराध नहीं किया। क्या कह रहा है, ये कह रहा है उदाहरण पहला, इंपॉर्टेंट दोनों उदाहरण है। उदाहरण सारे जो आपके प्राइवेट डिफेंस की जी आपके साधारण अपवादों के जितने भी उदाहरण सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पढ़ने आपके इलस्ट्रेशन आते हैं। तो पहला उदाहरण कह रहा है कि कोई विधि के समादेशों के अनुवर्तन, मतलब विधि द्वारा जो समादेश दिए गए हैं, जो उसको आदेश दिए गए हैं एक सैनिक को कि भी कि आप जो है आपका जो भी ऑफिसर है उसका आप क्या करोगे, उसके जब आपको वो आदेश देगा उसके आदेश का आपको पालन करना है। जी आप जानते भी हो कि आपका जो बॉस है या जो आपका आप जब सेना में काम कर रहे हो तो आपका जो ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो जब आपको आदेश देता है तो उस आदेश का आपको पालन करना है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। तो ऐसे ही उसमें उदाहरण दे रखा है कि एक जो सैनिक होता है उसका ऑफिसर उसे क्या करता है, गोली चलाने का आदेश देता है सैनिक भीड़ पर कि भैया भीड़ पर गोली चलाओ, और वो भीड़ पर गोली चला देता है। सद्भावना पूर्वक उसको ये लगता है कि उसका आदेश मानने के लिए क्या वैध है, वो उसको ये नहीं देखना कि जो आदेश वो दे रहा है वो गलत है या ठीक है, उससे मतलब नहीं है उससे। वो तो बस इतना जानता है कि ये उसका बॉस है या उसका जो ऑफिसर है उसका आदेश मानने के लिए वो आबद्ध है, लाइबल है, और वो उस आदेश के अनुसार में सैनिकों की जो भीड़ थी उस पर गोली चला देता है। तो उस सैनिक ने जो है कोई अपराध नहीं किया, हालांकि बाद में भले ये पता पड़े कि जो उसका ऑफिसर था उसका जो आदेश था वो गलत था, उसने गलत आदेश दिए, तो भी जो है जो सैनिक है वो जो है भीड़ पर गोली चलाने के लिए जो है दायित्वधीन नहीं होगा, मतलब उसको बचाव मिल जाएगा। काय का, धारा 76 का। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा कहता है न्यायालय का ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करने के लिए या मां है या को गिरफ्तार कर लेता है, खाने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा उदाहरण ये कहता है कि न्यायालय का ऑफिसर, मतलब गिरफ्तारी के लिए कोई न्यायालय का ऑफिसर था, उसने आदेश दिया होगा न्यायालय ने कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, वो ए को बी समझ के गिरफ्तार, ए को गिरफ्तार करना था, वो बी को गिरफ्तार कर लाया। तो भले ही वो तथ्य की भूल में था और उसने किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे लगता था कि सद्भावना पूर्वक कि जो बी है वो ए ही है, जबकि बी ए नहीं था, बी था। ठीक है, उसको लगा कि जो बी है वो भी ए नाम का व्यक्ति समझ के बी को गिरफ्तार कर लेता है गुड फेथ में। तो ये कह रहा है यहाँ भी जो है जो ए को जो न्यायालय का जो अधिकारी है जो गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है उसको जो है धारा 76 के तहत क्या का लाभ मिलेगा, तथ्य का लाभ, ये विधि की तथ्य की भूल का जो है लाभ मिलेगा। कौन सी धारा में मिलेगा, अब पता है क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, तथ्य की भूल न्यायानुमत और विधि द्वारा आबद्ध। क्या होगा कि आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, कोई भी ये उदाहरण दे दिया और आपको ये ना पूछा जाएगा कि कौन सा, आपसे सीधा पूछा जाएगा ये किस धारा के अधीन आता है, 76 के तहत 17 है, दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे और दोनों ऑप्शन में अब ये भी तथ्य की भूल है, ये भी तथ्य की भूल है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये 76 में आएगा कि 79 में आएगा। इसके लिए आपको ये दो चीजें ढंग से समझनी है कि आबद्धता क्या होती है और न्यायानुमत क्या होता है, और आबद्धता कहाँ है और न्यायानुमत कहाँ है। ठीक है, आबद्धता यहाँ है तो कहाँ लाभ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर वो कार्य न्यायानुमत होता तो लाभ कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अभी अपन ने उदाहरण पढ़ा कि एक सैनिक जो है भीड़ पर गोली चला देता है अपने ऑफिसर के कहने पे, लेकिन अगर कोई सैनिक ये जानता हो कि उसके ऑफिसर ने जो आदेश दिया है वो गलत है, विधि के विरुद्ध है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, इस बात को वो जानता है कि हमारा जो ऑफिसर है जो आदेश वो दे रहा है मुझे, वो आदेश विधि विरुद्ध है और उसका पालन करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, ये भी जानता है वो, और फिर भी वो भीड़ पर गोली चला देता है, तो क्या उसे धारा 76 का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो इस बात को जानता था कि जो अधिकारी है इसका जो आदेश वो उसे दे रहा है और ऐसा आदेश देने के लिए वो प्राधिकृत नहीं है, या जो आदेश वो दे रहा है वो आदेश विधि के प्रतिकूल है, विधि विरुद्ध है, और अगर सैनिक जानता था इस बात को तो फिर सैनिक को साधारण अपवाद का जो है लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक शब्द और आया, सद्भावना पूर्वक।
सद्भावना पूर्वक का मतलब यही है कि गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक, आपको नहीं पता, आपको लगता है अधिकारी आदेश दे सकता है, लेकिन आप जानते हो कि अधिकारी आदेश देने लिए सक्षम नहीं है, या जो भी आदेश दे रहा है वो गलत है, विधि विरुद्ध है, और फिर भी आप उसके आदेश का अगर पालन करते हो तो धारा 76 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें शब्द आया है सद्भावना पूर्वक। तो जो कार्य आप कर रहे हो सद्भावना पूर्वक भी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 79 और देखिए, सीधा 79 देखिए। 79 क्या कहता है? 79 कहता है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसमें लगा कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। सेम वही बात है, सेम वही बात है, बस इसमें शब्द आया न्यायानुमत। अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा, इसमें क्या लिखा है, कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। कैसा है? विधि द्वारा न्यायानुमत, और सद्भावना पूर्वक विश्वास भी करता है कि वो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य करता है और उससे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सारा 79 के तहत क्या मिलेगा? तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा। किस धारा के तहत मिलेगा? 79 के तहत। इस उदाहरण भी दे रखा है जो अपन ने पहले पढ़ा था, समझा था, वही है। का या को ऐसा करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस व्यक्ति को प्रयोग में, उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिकृत करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि या आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। ये वही कह रहा है कि भाई ए भी कर लीजिए, एक्स वाई जेड कह लीजिए, मान लीजिए एक्स था जो वाई को मार रहा था, उसको लगा कि जो वाई नाम का व्यक्ति है उसकी हत्या करने वाला है एक्स। ठीक है, एक्स किसकी हत्या करने वाला है? वाई की। उसको ऐसा लगा, हमें मान लीजिए हम जा रहे थे, हमें सामने देखा कि एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति की जो है हत्या करने वाला है, और विधि ने सभी व्यक्तियों को अधिकार दे रखा। हमने पहले ही कहा प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि विधि अपने शरीर और दूसरे के शरीर, अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति का आपको अधिकार देती है बचाने का। और आपने भी वही काम किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए, आपने भी वाई की जान बचाई। क्या करा आपने? वाई की जान बचाई और एक्स को पकड़ के थाने ले गए, पुलिस ने दे दिया। ये आपने किया जो एक अच्छा आदमी करता है। ठीक है, बाद में जांच हुई, इंक्वायरी हुई और पता पड़ा जांच में कि जो वाई को जो मार रहा था एक्स, क्या उल्टा पता पड़ा। फिर क्या जांच में क्या आया? उल्टा आया। जांच में ये आया कि नहीं भाई साहब, वाई को नहीं मार रहा था, वाई जो है एक्स को मार रहा था, वाई जो है एक्स को मार रहा था, और एक्स जो है अपने प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था। भले ही ये गलती हो, तो अभी जो व्यक्ति है जिसने उसको बचाया है, या जिसने जो ऐसा लगा कि हत्या हो रही है, हत्या होता प्रतीत उसे दिख रहा था, तो गुड फेथ में अपने जो है, जो भी एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति करता, या जो विधि ने आपको अधिकार दिया है उस अधिकार का प्रयोग करती हूँ गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक उसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति को समझ के पकड़ लिया। तो ऐसे में भी जो है उसको भी तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा। तो समझ गए दोनों धाराओं में क्या अंतर है? दोनों धारा में केवल इतना सा अंतर है, वहां लायबिलिटी है और यहाँ न्यायानुमत्य कार्य। एक तरीके से ये समझ लो आप साधारण भाषा में कि ये धारा 76 ये समझ लो ये नौकरी वालों के लिए है और ये साधारण जनता के लिए, ये बगैर नौकरी वाली जनता है, और ये नौकरी, ये समझाने के लिए कह रहे हैं। अब ये मत समझना कि नौकरी, ये समझने के लिए, क्योंकि लायबिलिटी तो आपकी कब आती है? जब आप नौकरी करते हो, किसी के अधीन हो, तभी लायबिलिटी आती, तभी कर्तव्य होता है ना। तो ये अधीनता वाली बात है। 76 में आप किसी के अधीन हो तब आपको, और ये साधारण लोगों को जो विधि अधिकार देती है उसके अधीन है। ठीक है, और दोनों में सद्भावना होना जरूरी है। दोनों में जो है क्या होना जरूरी है? सद्भावना जो होना जरूरी है। एक मिनट। अब बात आती है इनके केसेस में, बहुत सारे केस हैं तथ्य की भूल पर, बहुत सारे केस है, तमाम केस हैं। देखिए कौन कौन से केस है, केस के नाम आप लिख ले, सुनना चाहें लिख ले। आर बनाम प्रिंस का मामला मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, आर बनाम प्रिंस का मामला है ये 1875 का, ये तथ्य की भूल से संबंधित है। ठीक है, और कौन सा मामला भाई? और मामला है क्वीन बनाम टॉल्सन का मामला है,
ये नाम नाम याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी आप केस पढ़ना चाहें किताब से, बुक से पढ़ सकते हैं कि क्या मामला था। क्वीन बनाम टॉल्सन, क्या मामला था इतना आपको आएगा नहीं, आप तो केवल केस के नाम याद रहेंगे। 1879, ठीक। ये भी केस था, ये भी तथ्य की भूल से संबंध है। इसके बनाम सैराज बनाम डी रुटजेन का मामला है, वर्सेस डी रुटजेन, ठीक है। सैराज बनाम डी रुटजेन 1895 का मामला है जी। ये भी तथ्य की भूल से संबंधित है। इसके अलावा आपका कैंडी बनाम लीकॉक का मामला है। कंडी बनाम कैंडी नहीं, कंडी वर्सेस वर्सेस जो है आपका डी कॉक लीकॉक है, सॉरी, लीकॉक लीकॉक का मामला, ये भी आपका जो है तथ्य की भूल से संबंधित तथ्य है। रेक्स बनाम लिगेट्स का मामला है, रेक्स वर्सेस लिगेट्स, लिगेट लिगेट्स, ये भी जो है आपका मामला है। इसके बनाम बहुत सारे और मामले हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मामले हैं आपके, 3 मामले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 केस जो है आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टॉल्सन, सिराज बनाम डी रुटजेन, ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं, इनको आपको याद रखना है। हालांकि केस तो तमाम है इसमें, लेकिन ये 3 केस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं, जो तथ्य की भूल से संबंधित है, ये पूछे जाते हैं। आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टॉल्सन, सिराज बनाम डी रुटजेन का जो मामला है तथ्य की भूल से संबंधित है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। काय से संबंधित है? तथ्य की भूल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ट्रेंडिंग केस है। आप कहोगे 1800 के हैं भाई, 1800 के कहीं के भी हो, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग केसेस हैं, पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है बिल्कुल। तथ्य की भूल से संबंधित है ये सारे केस, ठीक है। 79 पे काय से संबंधित, कौन सी धारा से? 79 से संबंधित। तथ्य की भूल में भी कहां से? 79 से संबंधित है, ठीक है। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा हूँ, 79 से संबंधित है, ठीक है, उससे संबंधित है, ये आपको देखना है। अब बात आती है न्यायिक कार्य का बचाव। ये 76 और 79 देख, अब 77 और 78 दो धाराएं आपको देता है न्यायिक कार्य का बचाव, न्यायिक कार्य का बचाव। अब न्यायिक कार्य का जो बचाव है आपका 77, 76 के बाद 77 और 78, दो सेक्शन है इसके लिए। 77 और 78 में जो है न्यायिक कार्य के बारे में बचाव दिया गया है। 77 और 78, तो 77 78 में क्या है भाई? 77 कहता है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। 77 क्या करता है? 77 कहता है न्यायिक कार्य करते हुए, बस इतना ही पर्याप्त है। कौन सा कार्य करते हुए? न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य न्यायाधीश का कार्य, ये तथ्य की वजह भूल है। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि जब भी कोई न्यायाधीश है, न्यायाधीश में सभी न्यायाधीश आते हैं, केवल ऐसा नहीं कि जो जज है उन्हीं के बारे में। ये कह रहा है को कोई बात अपराध नहीं है जो न्याय कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग में की जाती है जो या उसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। मतलब ये कह रहा है कि जब भी कोई न्यायाधीश कोई कार्य कर रहा होता है, मतलब मान लो कोई न्यायाधीश न्याय निर्णय दे रहा है, अपना काम कर रहा है, उसके अनुसरण में अगर उसे लगता है कि कोई शक्ति उसे विधि द्वारा दी गई है और उस शक्ति के अनुसरण में अगर वो कोई कार्य करता है और ऐसे कार्य करते समय अगर उससे कोई दुर्घटना हो जाती है या तथ्य की कोई भूल हो जाती है, तो उस न्यायाधीश को धारा 77 का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो धारा 77 का लाभ का उसको मिलेगा, ये न्यायाधीशों के लिए है। ये इसीलिए दिया गया ताकि जो भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं अपना भी जो भी निर्णय देते हैं वो खुल के, या कह लीजिए जो अपना कार्य करते हैं वो खुल करके कर सकें, किसी दबाव में कार्य ना करें। क्योंकि अगर अधिकारी और न्यायाधीशों के ऊपर अगर दबाव रहेगा कि भाई हमने गलती की तो हमें ही सजा हो जाएगी, तो फिर वो अपना जो कार्य है वो खुल के नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जोड़ा प्रोविजन जोड़ा गया है कि अगर न्यायाधीश हैं तो उनको एक तरीके से बचाव दिया गया है कि अपने न्यायिक शक्ति का प्रयोग
में जब जो है न्यायिक शक्ति का प्रयोग में सद्भावना पूर्वक कोई न्यायाधीश ये विश्वास करता है कि जो वो कार्य कर रहा है वो गुट भेद में या जो शक्ति उसे विधि द्वारा दी गई है उसके अनुसरण में वो कर रहा है, और ऐसे अनुसरण में कार्य करते समय अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो धारा 77 का उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये कौन को मिलेगा? न्यायाधीश को। 78 क्या कहता है? 78 कहता है न्यायाधीश के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। 77 कहता है न्यायालय या जो है न्यायाधीश, ठीक है, न्यायालय या न्यायाधीश के निर्णय या आदेश, निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। क्या मतलब है इसका? मतलब भैया यहाँ तो न्यायाधीश को ही बचाव मिल गया। दूसरा कह रहा है कि भाई न्यायाधीश जब कोई ना कोई ऑर्डर पास करेंगे उस ऑर्डर के अनुसार में जो भी व्यक्ति कार्य करता है और उसको भी सद्भावना पूर्वक ये विश्वास है कि वो ऐसा न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम था, और उस सक्षमता का अगर उसे विश्वास था और सद्भावना पूर्वक अगर वो कोई कार्य कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 78 का लाभ मिलेगा। इसको जल्लाद के नाम से भी जानते हैं, धारा जल्लाद। जल्लाद कौन होता है? जो फांसी पे टांगता है ना, उसको जल्लाद कहते हैं। ठीक, तो इस धारा को जल्लाद के नाम से भी जानते हैं कि जल्लाद को बचाव कहाँ मिलेगा? इसमें मिलता है। क्या मतलब है जल्लाद का बचाव का? मतलब ये है कि मान लीजिए किसी न्यायाधीश ने विधि का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। क्या सुनाई? फांसी की सजा। ठीक है, फांसी की सजा सुना दी, मृत्यु दंड दे दिया न्यायाधीश ने। अब ये जल्लाद है, इनके पास आएगा आदेश। अब जल्लाद तो बस इतना जानता है कि इसके आप न्यायाधीश ने जो है आदेश दिया, न्यायालय ने जो आदेश दिया वो सही दिया होगा, क्योंकि न्यायाधीश इसका काम तो बस इतना है, फांसी पे टांगना। इसका काम ये तो है नहीं कि भी छोड़े या बचाए उसको, इसका काम तो बस इतना है कि जो न्यायालय आदेश देगा उसको फांसी की जिसकी सजा दी उसको टांगना, इसका काम है, ये इसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है इसका। तो इसके न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में इसने क्या किया? वो काम किया, क्योंकि न्यायालय को देने में सक्षम था, सद्भावना पूर्वक इसको विश्वास भी कि न्यायालय देने में सक्षम है, और वो इस व्यक्ति को क्या करता है? फांसी पे टांग देता है। वास्तविकता में ये पता पड़ता है कि जो न्यायालय ने जिस आदेश दिया था वो गलत था, या हो सकता है मान लो गलत था, या गलत व्यक्ति को टांग दे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या इस जल्लाद को दोषी माना जाएगा? इस जल्लाद को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में काम कर रहा था। हाँ, यहाँ भी वही बात लागू हुई जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर जल्लाद ये बात सीधी भली भांति जानता था कि जो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, जो जजमेंट जैसे मान ली फांसी का सजा दी है न्यायालय, और जबकि न्यायालय ने वो सजा गलत दिया है, या मतलब जो गलत व्यक्ति है उसको टांग दिया, ये सब जानता था, तो फिर ये बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि सद्भावना होना जरूरी है। तो यहाँ भी वही बात है कि सद्भावना होना जरूरी है। इसको किस नाम से जानते हैं? 78 को जल्लाद के नाम से जाना जाता है ये धारा, और ये पूछा जाता है धारा जल्लाद के बचाव मिलेगा किस धारा में, ऐसे पूछते हैं कि जल्लाद को बचाव किस धारा में मिलेगा? धारा। अब जब आप कहोगे कि जल्लाद, जल्लाद क्या? कोई भी व्यक्ति हो जो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में काम कर रहा हो, सबको बचाओ, लेकिन जल्लाद के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। अब न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे दिया कि भैया फलाने को गिरफ्तार करके ले आओ, आप गलत को कर ले गए, तो क्या आप दोषी हो? आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप न्यायालय के निर्णय के अनुसार में काम कर रहे हो, गुड फेथ में आप काम कर रहे हो, सद्भावना पूर्वक आप काम कर रहे हो, तो आपको धारा 78 का लाभ मिलेगा। देखिए 78 क्या कहती, पढ़ लिया आपने? हाँ, 78 कहती कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसार में की जाए उसके द्वारा आदेश हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहने से की जाए अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय ने ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। तो ये कह रहे हैं जब तक न्यायालय का आदेश अनुसरण में बना रहता है, या जब तक आदेश परिवर्तन में बना रहता है, उस अवधि के दौरान में आप जब भी काम करते हो तो बचाव मिलेगा। और मैंने पहले ही बताया, आप जानते हो इस बात को, आपको विश्वास हो कि न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम है और उसके आदेश के अनुसार में आप कार्य करते हो, तो फिर आपको धारा 78 का लाभ मिलेगा। लेकिन जानबूझ के बचाव नहीं मिलता, सीधी सी बात है। ये सभी में लागू, ना केवल इस धारा में, सभी में, कि अगर आप जानबूझ के गलती करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। सद्भावना होना जरूरी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हो गया आपका ये कहाँ से कहाँ तक? 76 हो गया, उसके बाद 77, 78 हो गया, और 79 भी हो गया। ठीक है, अब 80 देखिए। 80 क्या है? दुर्घटना है। सेक्शन 80 क्या है?
दुर्घटना। सेक्शन 80 का ऐसे संबंध है, दुर्घटना से संबंध, ऐसे ही याद रखना है इसको। सेक्शन 80 का ऐसे संबंधित है दुर्घटना से, इसको ऐसे ही याद रखना है आपको, जैसा मैंने बताया दुर्घटना है इसमें, बस इतना ही याद रखना है। सेक्शन 80 क्या कहता है? विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कैसे कार्य करने में? विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना मतलब आप कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर धारा 80 के तहत आप बचाव ले सकते हो। किस धारा में आप बचाव लोगे? धारा 80 में। अगर आप कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो और विधिपूर्ण कार्य कर, ये कुल्हाड़ी वाला उदाहरण इसी में दिया। अब आपको ये भी याद रखना है, देखिए एडीपीयू की परीक्षा का एक जैसा पहले कभी पैटर्न रहा है, अभी तो नहीं पूछते लेकिन पूछा जा सकते हैं कई बार ऐसा, जो यूपी पैटर्न कह लीजिए या बहुत पुराने समय में पूछा जाता था। कई बार क्या होता था कि ये तो सभी जानते हैं दुर्घटना है, कई बार क्या होता था कि सेक्शन तो पूछे जाते थे लेकिन ऊपर जो है कैसे पूछते थे, एक उदाहरण दे देते थे, जैसे इसमें कुल्हाड़ी का उदाहरण है तो कुल्हाड़ी वाला उदाहरण ऊपर आपको लिख दिया और फिर नीचे देख दी 4 धाराएं, 80 दे दिया आपका, 81 दे दिया, 79 दे दिया, है ना, वो कुछ भी दे दिया XYZ। वो कुल्हाड़ी वाला उदाहरण आपको देके और ये पूछा कि ये जो कुल्हाड़ी का उदाहरण है किस धारा से लिया गया है, समझ गए? तो आपको इस तरीके से भी इसको याद रखना है सारे सेक्शंस को। और वैसे याद रखने वाली बात ही नहीं है, आप जानते हो विधिपूर्ण कार्य कौन सा कुल्हाड़ी का उदाहरण है, वो कहाँ दिया है, वो 80 में दिया है, तो ये आप लगा दोगे। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एडीपीयू में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण देके कि भी किस धारा से लिया गया ये उदाहरण, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, खासकर एविडेंस में और इसमें भी। ठीक, याद रखना है इस बात को, किस तरीके से भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जब सरल होते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता है कि दुर्घटना वाला ये सेक्शन है 80, स्वाभाविक सी बात है आपने ये भी याद ना करो उदाहरण किससे लिया गया, तो भी आप सही लगा दोगे अगर आपको ये कंफर्म है, क्लियर है तो। हाँ तो ठीक है, तो 80 कहता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। देखिए क्या कहता है, कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती। तो क्या कह रहा है कि कोई भी बात अपराध नहीं है, तो इसमें 2-3 चीजें आवश्यक है। पहला तो आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना, मतलब यह है कि आपका ज्ञान नहीं होना चाहिए, ना तो आपराधिक आशय होना चाहिए और ना ही उसका ज्ञान होना चाहिए, दोनों चीजें। ना तो आशय होना चाहिए ना ही ज्ञान होना चाहिए। आशय तो मतलब एक इरादा है और ज्ञान मतलब नॉलेज है कि आप जो एक्ट कर रहे हो उसका क्या परिणाम होगा। उदाहरण के लिए मान लो आप गोली चला रहे हो सामने, स्वाभाविक सी बात है आपको इस बात का ज्ञान है कि सामने गोली किसी को लगेगी वो मर जाएगा, तो ये ज्ञान है। एक जानबूझ के होता है कि जानबूझ के किसी पे गोली चला रहे हो, तो वो आशय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान और आशय नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, सतर्कता और सावधानी से किया जाना चाहिए। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो कैसे करना चाहिए आपको, सतर्कता और सावधानी से। ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हो वो सतर्कता और सावधानी के साथ आपको करना है, पूरी सतर्कता होनी चाहिए और पूरी सावधानी के साथ आप अपना कार्य कर रहे हो, वो भी कैसे, सद्भावना पूर्वक। कैसे कर रहे हो, सद्भावना पूर्वक। ठीक है, गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक आप कार्य कर रहे हो। ठीक, और किस तरीके से कर रहे हो आप उस कार्य को, विधिपूर्ण तरीके से कर रहे हो, विधिपूर्ण विधि। अब आप काम जो कर रहे हो वो कैसे करोगे, विधिपूर्ण तरीका होना चाहिए, जो तरीका होता है किसी कार्य का वो इस तरीके से करोगे। गलत तरीके से कार्य करोगे तो भी बचाव नहीं मिलेगा। तो विधिपूर्ण रीति से आप उसको काम करेंगे, विधिपूर्ण रीति से आपको उसको कार्य को करना पड़ेगा, जैसे किया जाता है वैसे आप कर रहे हो। विधिपूर्ण साधन होने चाहिए, आपके जो साधन है वो भी कैसे होने चाहिए, विधिपूर्ण होने चाहिए। जो साधन से करना चाहिए उसी साधन से आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा विधिपूर्ण कार्य करने में, विधिपूर्ण कार्य में, तो कार्य जो कर रहे हो आप वो कैसा होना चाहिए, वो भी विधिपूर्ण होना चाहिए। और जो आप कार्य कर रहे हो वो कैसी होना चाहिए, दुर्घटना या दुर्भाग्य से कारित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, या तो दुर्घटना हो
या दुर्भाग्य। दुर्घटना ही को दुर्भाग्य बोलते हैं। अचानक जो घटनाएं हो जाती हैं जिस पे किसी व्यक्ति का बस नहीं होता, ये टॉर्ट में आपको चीजें मिलेंगी। जब आप टॉर्ट पढ़ोगे, अपने यहाँ तो नहीं इसमें, लेकिन ये सारी दुर्घटना, दुर्भाग्य, ये सारी चीजें आपको टॉर्ट में ज्यादा अच्छे से समझने को मिलती हैं। क्या है दुर्घटना, दुर्भाग्य के भैया एकदम से अचानक से होगी जिसपे किसी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। ऐसी घटनाएं को दुर्घटना कहते हैं जिस पर किसी मानव का नियंत्रण नहीं होता और जो अचानक ही घट जाती है ना। उदाहरण के लिए एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपका कोई दायित्व नहीं था भैया, हो जाते कई बार। कुछ तो जानबूझ के होते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो अपने आप ही हो जाते हैं। भैया आप सही चल रहे थे लेकिन एकदम से संतुलन खोया, हो गया, वो क्या है, दुर्घटना, दुर्भाग्य है फिर, है ना। कोई गोली आपने, मान लो आप शिकार करने गए, आपने गोली चलाई, गोली पेड़ में लगी और पेड़ से वापस लौट के किसी दूसरे व्यक्ति में लगी, ये क्या है, ये दुर्घटना है, ये दुर्भाग्य है, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, आप कहोगे नहीं पेड़ में घुस जाएगी, कई बार लौट भी जाती है, हर कुछ हो सकता है ना। किस तरीके से पड़ी, क्या पड़ा, क्या हुआ, तो वो अपने आप लौटने की भी संभावना रहती है। तो मान लो पेड़ में लगी और लौट के वो किसी अन्य व्यक्ति को लग गई, आप जबकि शिकार कर रहे थे। अगर मान लो आपको परमिशन है वहां से क्या कर सकते हो और आप यानी कि वो आप कर रहे हो, वो लौट के लगी, तो वो क्या है, वो एक दुर्घटना है, वो एक दुर्भाग्य है। तो ये तो बाद की बात है कि दुर्घटना दुर्भाग्य। इसमें एक उदाहरण आता है, देखिए कुल्हाड़ी वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। सरल है लेकिन आता है, सरल है लेकिन आता है। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उनमें से निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग है और अपराध नहीं। ये क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा। कुल्हाड़ी का फल मतलब जो लोहे का उसमें सिरा लगा रहता है ना, उसको कहते हैं कुल्हाड़ी का फल। नीचे एक लकड़ी रहती है, बेंत रहता है, और ऊपर जो है आपका एक लोहे का फल लगा रहता है जिससे लकड़ी काटते हैं लोग। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, मतलब अगर उसकी तरफ से कोई सावधानी का अभाव वगैरह नहीं था, जैसे लोग काटते हैं वैसे वो भी काट रहा था, बगल में कोई खड़ा था, वो जब लकड़ी काट रहा था तो ऊपर से फल निकला उसका और वो उस व्यक्ति में जाकर के लगा और उस व्यक्ति, उस फल से उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये कह रहा है कि अगर उसका कार्य कैसा था, विधिपूर्ण था, विधिपूर्ण तरीके से वो कर रहा था, तो जो फल निकल के अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति ने कोई अपराध कारित नहीं किया। उदाहरण के लिए मान लो अपन सर्दियां आती हैं, अपन लकड़ी जला रहे हैं, अपन खुद ही काट रहे हैं, वो बगल में सब बड़ी रहते हैं बैठे। अब अपने ये थोड़ी ना आइडिया रहता है, अपन बिल्कुल सतर्कतापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बातचीत हो रही, काट रहे हैं, फल निकला किसी में लग गया, वो मर गया। तो यहाँ पे अगर आप उचित सतर्कता और सावधानी के साथ अगर काम कर रहे थे, अब आप कहोगे कोई फल, देखिए लकड़ी काटना कोई विधि विरुद्ध काम थोड़ी ना है, लकड़ी काटना कोई अवैध कार्य थोड़ी ना है। आप घर पे लकड़ी चीर रहे हो, किस घरों में, खासकर गाँव के घरों में तो कुल्हाड़ी का बहुत यूज होता है। लकड़ी चाहिए ना, बहुत से कामों में यूज होता है, तो लकड़ी फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, है ना। अब बगल में लोग खड़े बैठे हैं, बात कर रहे हैं और आप कर रहे हो काम, रोज का रोजमर्रा का काम है ये तो उचित सतर्कता सावधानी के साथ काम हो रहा है और वो फल उठ चुका और लग गया किसी को। हालांकि इतनी फोर्स से कभी लगता नहीं, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा ताकत से गिरा हो, लग गया हो, तो उससे किसी की अगर मृत्यु हो जाती है और अगर आपका काम सद्भावना पूर्वक था, पूरी सावधानी के साथ था, तो इस धारा का बचाव आपको मिलेगा। ठीक है। एक चीज और देखिए अब इसमें आप, थोड़ा जी घूम गया, एक चीज और है देखिए आप इसमें, एक उदाहरण आया था छत्तीसगढ़ में इसी का। इसी उदाहरण को उन्होंने कैसे पूछा था, इसी उदाहरण को काफी पहले आया था, मुझे अब ये ध्यान नहीं कब आया था लेकिन आया था। आप ये याद रखें, उसमें पूछा था कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, यही उदाहरण था। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी से क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, काम कर रहा है मतलब। और उसके आसपास बच्चे खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे, छोटे बच्चे खेल रहे थे उसके पास पास, और वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। तो उसने कौन सा, और वो फल निकला और किसी बच्चे में जाके लग गया, उसमें से बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया, क्या उसका कोई अपवादों में, तो उसका कार्य अपवादों में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने उपेक्षा पूर्ण कार्य किया है। कैसा काम किया, उपेक्षा, उसने उपेक्षा बरती ना, बच्चे खेल रहे हैं और आप वही लकड़ी काट रहे हो, यानी सावधानी से नहीं कर रहे हो। बड़ों की बात अलग होती है कि साहब बड़ा कोई तुम्हारे साथ खड़ा, एक व्यक्ति खड़ा, एक काट रहा है, लकड़ी काटते में दो दो व्यक्ति लगते ही हैं, वो बात अलग होती है। वहां तो ठीक है, चलो सावधानी है आपकी पर जैसे काटा जाता है। अब यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, वहीं आप लगे हो लकड़ी काटने, उनको हटाया नहीं आपने, अब वहीं आप लकड़ी काट रहे हो, उसमें से फल निकलता है, किसी बच्चे में जाके लग पड़ता है। तो ये कार्य में आपको तथ्य की भूल का जो है बचाव नहीं मिलेगा,
है ना, या दुर्घटना का जो है बचाव आप सॉरी दुर्घटना का जो है बचाव नहीं मिलेगा इस धारा में। इसमें आपको उपेक्षापूर्ण मृत्यु का दोषी माना जाएगा, उपेक्षापूर्ण किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। ठीक है, तो दोनों में ध्यान में रखना, उपेक्षा अगर है और सावधानी अगर नहीं है तो फिर दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो उस उदाहरण को उन्होंने ऐसे ही घुमाया था, तो हो सकता है आगे भी घुमा दें कि भाई सावधानी नहीं है, ऐसा अगर लिख दें कि उसकी तरफ से कोई सावधानी नहीं थी तो फिर दोषी होगा, भाई सावधानी नहीं है तो दोषी होगा। अब देखिए 81, ये दुर्घटना हो गया। और याद रखें कि दुर्घटना तभी मानी जाती है जब अनाशित हो और अप्रत्याशित हो, मैंने पहले ही बताया, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, जिसकी आशा नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट कितना हो गया, एक मिनट 81, हाँ 81 और देख लीजिए, देखिए 81 सेक्शन 81 और देख लीजिए। 81 क्या कहता है भाई आपका, 81 कहता है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कार्य ऐसा है जिससे अपहानि तो हो सकती है, पता है कि अपहानि होगी, किसी को नुकसान होगा, क्षति होगी, ये पता है, लेकिन किसी अन्य अपहानि को बचाने के लिए किया जाता है, कोई दूसरी हानि को बचाने के लिए वो कार्य किया जाता है। क्या मतलब है, इसको कैसे याद रखना है, ये इसको याद रखना है बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी हानि, ऐसे ही याद रखना है, बड़ी अपहानि हानि को बचाने के लिए छोटी हानि, वही उसकी भाषा कह रही है। ये कह रहा है कभी जानते हो आप कि जो आप काम कर रहे हो उससे किसी को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान आप करना सहन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि आप कोई बड़ी अपहानि या बड़ी हानि जो होने वाली है उसको बचा सको, इसीलिए आप ये कार्य कर रहे हो। तो धारा 81 इसी से संबंधित है कि जहां दो प्रकार की अपहानियां हो, एक छोटी तुच्छ किस्म की हो, छोटी हो, ठीक है, और एक बड़ी हो, तो आप क्या कर सकते हो, कोई छोटी अपहानि सहन करके बड़ी अपहानि बचा सकते हो, तो फिर आपको धारा 81 का लाभ मिलेगा। अगर आप मान लो एक जगह 10 लोगों की 50 लोगों की जान बचती हो और 1 लाख एक आदमी की जान जो है जोखिम में पड़ती है, ऐसा नहीं कि मर जाए, हाँ, अगर आप 10 लोगों की जान बचाते हो और एक व्यक्ति की जान जोखिम में डालते हो तो आपको धारा 81 का लाभ मिलेगा। ये कह रही है कि जहां आप 10 लोगों की जान बचा सकते हो और एक आदमी की 10 लोगों की जान बचाने के लिए अगर आपको एक व्यक्ति की जान जोखिम में डालना पड़े तो आप डाल सकते हो, धारा 81 आपको ये लाभ देगी अगर आपने विधिपूर्ण तरीके से। अब जानबूझ के डालोगे वो बात अलग है, फिर जानबूझ के तो कहीं भी बचाव नहीं मिलेगा कि भैया जानबूझ के मौका मिल गया बोले आज अब तेरे को इसके चक्कर में लपेट देते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है, वो तो अपराध है। नहीं, अगर आप सद्भावना पूर्वक काम कर रहे हो, आप जानते हो कि भी 10 लोगों की जान बचाने के लिए भले ही एक व्यक्ति की जान को आफत में डालना पड़े तो डाल सकते हो, धारा 81 का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको पढ़ें पहले। धारा 81 कहती कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है, यदि वह अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति की संपत्ति को या अनहानि का निवारण या परिवर्जन के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो। वही बात जो अपन ने बताई वही बात इसमें लिखी है कि अगर आप कोई ये बात जानते थे आप कि जो कार्य आप कर रहे हो गुड फेथ में अगर आप कर रहे हो, सद्भावना पूर्वक आप कर रहे हो, कि जब जो भी अपहानि आप कारित करने वाले हो, मतलब करने वाले हो, बचाने वाले हो किसी को या अपहानि कर रहे हो, उससे किसी अन्य व्यक्ति को मतलब अपहानि करने का आशय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानबूझ के आशय था भैया इसको नुकसान पहुंचाना, वो आशय नहीं होना चाहिए। गुड फेथ में अगर आप काम कर रहे हो तो वो कार्य जब आप करते हो और किसी की जान बचाते हो, ये जानते हो कि छोटी अपहानि उससे हो सकती है, किसी अन्य को अपहानि हो सकती है, तो फिर आपको धारा जो है 81 का जो है लाभ मिलेगा। स्पष्टीकरण लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की है और इतनी आसन थी
कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि वह अपहानिकारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत माफी होगा। अब ये न्यायालय तय करेगा कि आपने 10 लोगों की जान बचाने के लिए ये जो एक आदमी की जान जोखिम में डाली, देखिए इसमें जान और संपत्ति दोनों बातें शामिल होती है, बात जान की कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति की जान बचाने के मतलब 10 व्यक्ति की जान बचाने के लिए अगर आपने एक व्यक्ति की जान को जोखिम में डाला, तो ये चीज न्यायालय तय करेगा कि वो क्या उन परिस्थितियों में इस व्यक्ति की जान को जोखिम में डालना न्यायानुमत था या नहीं था। तो ये तो न्यायालय तय करेगा, हर मामले में हर परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय तय करेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही किया इन्होंने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता तो वो यही करता है, 10 लोगों की जान बचाता। ऐसे में अगर एक व्यक्ति की जान जोखिम में डाल दी जाती तो ये तथ्य का प्रश्न है, इसका निराकरण कौन करेगा? न्यायालय करेगा, बाद में देखेगा न्यायालय। और अगर न्यायालय को ये ठीक लगता है कि हाँ भैया आपने 10 तो बचाए, भले एक की जोखिम में डाला और मान लो जोखिम में डाल के वो मर भी गया, कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन 10 लोग तो बच गए, तो न्यायालय आपको धारा 81 का लाभ दे सकता है। ठीक, और भी है इसमें एक चीज है देखिए, तो ये जो धारा 81 है, एक मिनट, आवश्यकता के बचाव पर संबंधित है। आवश्यकता के बचाव, आवश्यकता का बचाव काय से संबंधित है? आवश्यकता के बचाव से। इसको ऐसे भी याद रखने, आवश्यकता के बचाव से संबंधित है धारा 81। काय से संबंधित है? आवश्यकता के बचाव से संबंधित है। ये क्या कहती है कि भाई आवश्यकता विधि को नहीं मानती। ये सिद्धांत कहता है, ये धारा कहती है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, आवश्यकता विधि को नहीं मानती, विधि को नहीं मानती। अब ऐसा क्यों कह रही भाई? ऐसा इसलिए कह रही कि भैया आवश्यकता है, आप विधि का पालन करने जाओगे, भैया इस आदमी की जान भी बचाना है, इनकी कैसे बचा लोगे? यहाँ आवश्यकता है कि भाई 10 की बचाना है कि एक की बचाना है, यहाँ आवश्यकता, आप विधि का पालन करोगे, बोले इसको भी नहीं कर सकते हम, दिक्कत इसको भी कैसे करना, तो बीच में अटक जाओगे। तो ये इसीलिए लिखा है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती। भाई यहाँ कोई कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ आपको आवश्यकता नेसेसिटी है कि भाई किन लोगों को बचाओ, तो आप भाई ज्यादा लोगों को ही बचाओगे ना, ये आवश्यकता है कि विधि का पालन करोगे, बोले इसको भी कुछ नहीं होना चाहिए और इसको भी, और इनको इसको ना हो तो बेचारे जिन्ने पड़ जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे? बोले विधि नहीं, अनुमति नहीं दे रही, बोले हमें ना इसको बचा रहा है ना इसको बचा रहा है, अपने आप जो होगा सो होगा। वो नहीं होता ना, वो गलत चीज है। तो ये कह रहा है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, इसीलिए ये सिद्धांत कहता है कि भाई आवश्यकता जो है विधि को नहीं मानती। इसमें भी एक लैटिन सूक्ति आप ध्यान में रखना, हो सकता आ जाए, ये है क्वाड, क्वाड नेसेसिटीज, NACESSI नेसेसिटीज, नॉन हैबिट, ठीक है, लेगम, इधर ही लिख देते हैं लेगम, इसका यही अर्थ है, क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम, ये लैटिन सूक्ति, इसका अर्थ है आवश्यकता विधि को नहीं मानती। ये लैटिन सूक्ति है, क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम, ये याद रख लेना। ये भी हालांकि पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जाती हैं आजकल, लैटिन सूक्तियां भी पूछते हैं, तो याद रखना, क्वाड नेसेसिटी नॉट हैबिट लेगम, आवश्यकता विधि को नहीं मानती, इसका अर्थ ये है। ठीक है, और ये किस बाद में स्वीकार किया? सबसे पहले इसमें एक बाद है, रेगनर, रेनिगर है, रेनिगर वर्सेस फकोस्सा, रेगनर बनाम फकोस्सा नाम का बाद है, ये 1550 का, बहुत ही पुराना, 1550 का। इस सर्वप्रथम इस बाद में स्वीकार की गई ये स्वीकृति 1550 के मामले में इसको स्वीकार किया था पहली बार, इस स्वीकृति को। ठीक है,
देखिए, अब आप कहोगे जी सूक्ति को मान्यता देने का क्या उद्देश्य? मान्यता देने का ये उद्देश्य कि जो विधि बनी है वो लोगों के लिए बनी है। जो लॉ बनाया जाता है वो लोगों के लिए बनाया गया है ना? तो सामान्य रूप से आप लॉ नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब नेसेसिटी हो, जब आवश्यकता हो, उस समय जो है लॉ तोड़ा जा सकता है। जब आवश्यकता हो, ऐसे सामान्यतः नहीं तोड़ा जाता। और विधि बनती है लोगों के लिए, जिस विधि किसी की हमारे लिए है, और अगर हम किसी मुसीबत में हैं और अगर हमें वो विधि काम में ना आए, अड़चन में आए, तो फिर विधि तोड़ी जा सकती है, क्योंकि विधि लॉ के व्यक्तियों के लिए बनता है। विधि किसके लिए? हमारे लिए, ना कि हम विधि के लिए। ठीक है, हम विधि के लिए नहीं है, विधि हमारे लिए और हमारे लिए बनाई गई है ना? तो जब अपवादिक कोई परिस्थितियां होती हैं या आवश्यकता होती है, तो विधि को तोड़ना भी विधि माना जाता है। समझ गए? अगर नेसेसिटी है तब विधि को तोड़ना भी विधि माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कई बार आप डिफेंस पढ़ोगे, प्राइवेट डिफेंस, तो आपको कई बार ऐसे प्राइवेट डिफेंस में ऐसे अधिकार दे रखे हैं जो सामान्यतः एक लोक सेवक के पास होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको भी दे रखे हैं, क्योंकि हर जगह लोक सेवक का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। हो जरूरी नहीं कि जब आप हो जिस जगह मौजूद वहां लोक सेवक हो या आप किसी की हेल्प मांग सको। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां आप किसी की हेल्प नहीं मांग सकते, तो ऐसे में फिर विधि आपको कोई अधिकार दे देती है। ऐसे ये सिद्धांत ये कह रहा है कि जब आवश्यकता होती है तो उन आधारों पर विधि को तोड़ा जा सकता है, और विधि को तोड़ना भी विधि ही माना जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि विधि को तोड़ने की आवश्यकता थी या नहीं थी। ये आवश्यकता और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और ये न्यायालय तय करता है कि जो आपने विधि तोड़ी या जो लॉ का उल्लंघन किया, क्या वास्तविकता में आपको ऐसे लॉ का उल्लंघन करना चाहिए था? तो ये तो तथ्य का प्रश्न है, इसका निराकरण न्यायालय करेगा तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है। अब इसमें कुछ केस है, देखिए एक एक उदाहरण है इसमें। उदाहरण का एक बड़े अग्निकांड वाला है उदाहरण। कौन सा है? अग्निकांड का। एक जलयान का कप्तान वाला भी इसमें उदाहरण है, और एक अग्निकांड वाला भी उदाहरण। दूसरा जो उदाहरण अग्निकांड का है, एक जलयान का है। ठीक है, दो उदाहरण है। तो जलयान का उदाहरण तो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना। जलयान का उदाहरण यही है कि एक शिप का जो है कैप्टन था, वो अपने आप को इस परिस्थिति में पाता है कि जो है एक बड़ी नौका, इसमें जो भी लिखा हो, बड़ी नौका है मान लीजिए, जो उसका जहाज इस कंडीशन में आ जाता है कि भाई अगर वो जहाज को मतलब सामने जो है कोई लोगों की भरी हुई नौका, 10-5 लोग मान लीजिए बैठे हैं उसमें, 10 लोग मान लीजिए बैठे हैं। ठीक है, उदाहरण पढ़ लेना ठीक से। 10 लोग उसमें बैठे थे और बगल में एक नाव थी, उसमें मात्र 2 ही लोग बैठे थे, ऐसा था। अब इस परिस्थिति में अपने आप को पाता है कि अगर वो सीधा जाए तो ये 10 लोगों से टकरा जाएगा, और 10 लोगों को भले ही, हालांकि उसकी कोई उसमें दिक्कत वो कोई गलती वगैरह नहीं थी, लेकिन वो उस परिस्थिति में आ गया। तो अब वो क्या कर चाहता है? वो ये चाहता है कि ये 10 लोगों को बचाना चाहता है, तो वो 10 लोगों को बचाने के लिए वो जहाज मोड़ना चाहता है। अब जहाज तो बहुत बड़े होते हैं, वो ये जानता है कि भाई जहाज मुड़ेगा तो भाई ये तो बच जाएंगे, हो सकता है ये मर जाए। हालांकि इनको मारने का उसका कोई आशय नहीं है कि क्या इरादतन वो इनको मारना चाह रहा हो, ऐसा कोई आशय नहीं है उसका। हालांकि हो सकता है ये बच भी जाए, लेकिन हो सकता है, लेकिन हाँ इनके जीवन को खतरा जरूर है इनको बचाने के लिए। तो वो क्या करता है? वो जहाज को मोड़ता है, और जी लोग तो बच जाते हैं, जी बेचारे मर जाते हैं डूब के। तो फिर धारा 81 का लाभ किसको मिलेगा? उस कैप्टन को दिया जाएगा, क्योंकि उसने बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित की। इसीलिए इसको कहते हैं बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि, या आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है। और ऐसे ही उदाहरण एक अग्निकांड का उदाहरण है। ये कहता है अग्निकांड वाला उदाहरण क्या है? एक बड़े अग्निकांड को आग से फैलने के रोकने के लिए जो है घरों को गिरा देते हैं। एक बड़ा अग्निकांड, एक भीषण अग्नि आग, गर्मियों अब तो कम लगती, गर्मियों में जब आप देखोगे खेतों में और सूखी जगह पे आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो जंगल तबाह हो जाते हैं। हर साल ये घटनाएं गर्मियों के मौसम में दुनिया के कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से आपको मिलती है, कि अगर एक चिंगारी लग जाती तो जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं। तो ऐसे ये कह रहा है कि एक अग्निकांड को बचाने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है? शहरों की बिल्डिंगें गिरा देता है। अगर वो बड़ी अपहानी से, अब वो क्यों गिरा रहा है? वो इसलिए बता रहा है कि बिल्डिंगें गिरा दी जाएंगी तो आगे जो है आग नहीं बढ़ पाएगी। और मान लीजिए अगर उसको पता है कि ये 4-5 घर हमने गिरा दिए, तो आगे जो 100 घर हैं वो बच जाएंगे। अगर उसका ये इरादा है कि भाई अगर हम ये 4-5 घर आगे के गिरा दें, अब आपको घर गिराने से बच जाती ना, पूरा घर गिरेगा, मलबा आएगा, उससे आग आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसे में उसने 4-5 घर गिरा दिए, और 5 घर गिरा के 100 घरों को जलने से बचा लिया। तो इसका उस व्यक्ति का कार्य भी धारा 81 के तहत क्या माना जाएगा? क्षमा योग्य माना जाएगा। यहाँ अब ये तथ्य का प्रश्न आ जाता है कि जो घर उसने गिराए भैया वो क्यों गिराए, जरूरी थे कि नहीं थे, ये न्यायालय तय करेगा।
ये न्यायालय देखेगा तथ्य और परिस्थिति के हिसाब से कि जो वो 5 घर गिराना वैध था, जरूरी था, क्या 5 घरों को गिराए बिना बच सकता था, तो जिस तो फिर न्यायालय की तथ्य का भी ये तो न्यायालय का विषय है, न्यायालय इसको तय करेगा। हाँ, अगर उसने 5 घरों को गिराकर 100 घरों को बचाया है तो धारा 81 का लाभ उसको दिया जाएगा। धारा 81 का क्या दिया जाएगा? लाभ उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने ऐसे घरों को गिरा करके जो है लोगों की जो है जान बचाई है। ठीक, अब बात आती ये इसमें, ठीक है, 1 मिनट और क्या है इसमें, केस बेस और है थोड़ा से। सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका आर बनाम डडले बनाम स्टीफन। जो उदाहरण पहला दिया ना वो इसी का, आर बनाम डडले स्टीफन से ही लिया गया उदाहरण। ठीक है, वो केस के फैक्ट ही आर बनाम डडले स्टीफन का बाद है 1884 का। आर बनाम आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, डडले एंड स्टीफन, स्टीफन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है ये भी। और ये किस धारा से संबंधित? धारा 81 से संबंधित है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है 1884 का। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, पूछा जाता है, ध्यान में रखना। आर बनाम डडले स्टीफन का जो वाद है वो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वाद है। सॉरी, डडले स्टीफन का वाद से संबंधित नहीं, डडले स्टीफन का वाद का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान भूल गया था मुझे। डडले स्टीफन का बाद में एक कहावत, डडले जो स्टीफन का बाद था, ये जो बाद है इसमें क्या था, कुछ लोग जो है समुद्र में जो है उनका जहाज वगैरह डूब जाता, खो जाते हैं एक तरीके से, तो बेचारे एक तख्ता वक्ता मिल गया होगा, उस पर ही बेचारे रहे। 3-4 लोग थे, अब कितने थे मैं एक्यूरेट याद नहीं, मुझे घटना याद है, घटना बता देता हूँ आपको। मान लो 3-4 लोग थे और एक उसमें बच्चा भी था, एक बच्चा भी था, एक बच्चा उसमें था और 4 लोग थे, बड़े मेजर थे और एक नाबालिग बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा था, होगा 10-12 साल का, और ये लोग बड़े थे। अब ये बहुत दिनों तक, मतलब 30-40 दिन तक ये जहाज पानी में ही तैरते रहे। अब आप कहोगे इनको कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली, बेचारे पानी के पट्टे के जहाज पे तैरते रहे। अब जितना खाना वो मतलब वो पट्टे पे जो जहाज में टूटा होगा तो जितना खाना वाना बचा होगा वो तो उन्होंने खा लिया। अब भाई 30-40 दिन बहुत होते हैं और 30-40 दिन जिंदा रह गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट टाइम पे जब खाना खत्म हो गया उनको, हम बताएं तो अपनी जान, एक मिनट, अपनी जान, तो बूढ़े तो न्याय, इसमें न्यायाधीश कौन? कोल्ड, चार तो वो एक मिनट फोन किसी का माइक, जी अब आ रही होगी। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, एक मिनट, मैंने माइक ऑफ तो कर दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ रही होगी। देखिए इन्होंने क्या किया, कोलरीज ने, कोलरीज जी ने क्या किया, न्यायाधीश थे, ठीक है, किसी का माइक ऑन था इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा होगा। देखिए कोलरीज जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या निर्णय दिया, उन्होंने ये निर्णय दिया है कि किसी भी अवस्था में किसी निर्दोष की जान नहीं ली जा सकती, किसी भी अवस्था में, कोई सी भी कंडीशन हो,
किसी भी अवस्था में किसी निर्दोष की जान नहीं ली जा सकती, किसी निर्दोष की। आप निर्दोष की क्या नहीं ले सकते, आप जान नहीं ले सकते। न्यायाधीश ने और क्या कहा, न्यायाधीश ने बहुत बड़ा केस है, इस पे फिल्म भी बनी हुई हॉलीवुड में, आपकी देखोगे इस पे फिल्म बनी बकायदा। तो इस पे उन्होंने ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते। अगर भैया आपको आवश्यकता थी तो आप आपस में एक दूसरे को मार के खा जाते, आपने बच्चे को ही क्यों मारा। आपको अगर ये लगता है, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई हम 4 लोगों की जान, और न्यायाधीश ने ये भी कहा कि अगर आपको ये लगता था कि अगर आपको जो है सबकी जान बचाना है तो आप अपने जान का बलिदान कर देते। 4 लोग थे, 3 लोग थे, जो भी थे, उसमें से ये कहते कि भैया मैं खुद मरने को तैयार हूं, मैं मर जाता हूं, मुझे खा लेना। तो आप अपने जीवन का त्याग क्यों नहीं कर पाए दूसरों की जान बचाने के लिए, आपने उस बच्चे को ही क्यों चुना। तो इस स्थिति में न्यायालय ने इस तरीके की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये नाजायज है। अगर इस तरीके की अनुमति देने लगे ना तो लोग वक्त सभी ये बचाव लेने लगते, है ना। इसीलिए न्यायालय ने कहा नहीं भाई, किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते, आप किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आपको अपनी जान पे भी क्यों ना बनाई हो। अगर आप इस परिस्थिति में आते हो कि भाई कोई कंडीशन आपको ऐसी बिध जाती है, तो भाई आप 2-3 लोग जितने भी हो उसमें से कोई एक अपनी जान का बलिदान दे देता, खुद ही मर जाता और कहता भैया मेरी जो शरीर है ये खा के बच जाओ। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आपने उस बालक को क्यों मारा। तो यहाँ उन लोगों को जो है इस धारा का मतलब लाभ नहीं मिला और हत्या का दोषी माना गया। ठीक है, धारा 81। अब आपको ये धारा 81 से संबंधित इसलिए है कि इन्होंने 81 का लाभ मांगा था कि भाई 81 के तहत हमारा मामला आता है, आवश्यकता का जो है हमें बचाव दिया जाए। तो आवश्यकता का बचाव इन लोगों को नहीं दिया गया। डडले बनाम स्टीफन पे 20 दिन तक, सॉरी 30 दिन तक लगा, 20 दिन तक ये खुले समुद्र में, 20 दिनों तक खुले समुद्र में जो है घूमते रहे थे। 20 दिन तक ये लोग जो है खुले समुद्र में भटक रहे थे। इसमें 4 में से 2 व्यक्ति अपने में से एक को मरणासन बालक को पार कर, इसमें हाँ बालक का नाम था पारकर, बालक का नाम पारकर था। और मरणासन अवस्था में, बालक भी मरणासन अवस्था में ही थे। अब मरणासन अवस्था में तो सभी थे, भूखे प्यासे थे बेचारे, भूखे प्यासे थे, मरने की अवस्था में थे सारे के सारे। तो इस यहाँ न्यायालय ने कहा कि आत्म बलिदान का सिद्धांत दिया न्यायालय ने, आत्म बलिदान की ये आत्म बलिदान का सिद्धांत न्यायालय ने ये दिया कि जब भी जान बचानी हो तो आप अपना जीवन दे दो, दूसरों का जीवन लेने का आपको कोई राइट नहीं है। आत्म बलिदान, आत्म बलिदान, जब ऐसी आवश्यकता पड़े तो अपना जीवन दीजिए, आप दूसरों का जीवन छीनने की आपको कोई राइट नहीं है। अगर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में आते हो कि भैया आपको किसी के आपको बचाना है जीवन दूसरों का, तो आप अपने जीवन को बलिदान कर दो। इसमें आत्म बलिदान का सिद्धांत भी है। तो याद रखना कि भाई कौन से वाद में या कौन सी धारा में आत्म बलिदान का सिद्धांत न्यायालय ने प्रतिपादित किया, किस वाद में प्रतिपादित किया। डडले बनाम स्टीफन का वाद तो आता ही हमेशा, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के इस तरीके से पूछा जाए कि आत्म बलिदान का सिद्धांत किस वाद में दिया गया, धारा आपके जो है आर बनाम डडले स्टीफन के बाद में ही आत्म बलिदान का सिद्धांत दिया गया। तो इस तरीके से भी इस केस को याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, बाकी इसमें कोई केस इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही जो है केस इंपॉर्टेंट है इसमें ये। और इसमें ये भी कहा गया कि बलशाली द्वारा निर्बल की हत्या नहीं की जा सकती। बलशाली मतलब ये बड़े बड़े लोग थे, ये बलशाली थे, बच्चा उनको सबसे निर्मल लगा, उनको लगा कि बच्चा विरोध कर नहीं पाएगा, इसी को मार देते हैं। ठीक है, तो बच्चा विरोध कर नहीं पाएगा, इसी को मार देते हैं। तो इसमें ये भी कहा गया कि बलशाली जो है निर्बल की हत्या नहीं कर सकता, जो निर्बल है, कमजोर है, उसकी हत्या आप नहीं कर सकते। भाई बलिदान देना है तो अपना दो, दूसरों का बलिदान आप जबरदस्ती किसी के प्राण लेके और अपनी जान बचा के, मतलब ये तो सेल्फ एक तरीके से वो हो गया कि दूसरों की जान ले लो और अपनी बचा लो। अपनी आपने बचा ली, दूसरे की जान ले ली और कह रहे भाई आवश्यकता थी, ये आवश्यकता ठीक नहीं, जायज नहीं। ठीक है, अगर आपको जान बचानी थी दूसरों की, आप इतने भले मानुष थे, तो आप अपने प्राणों की बलिदान दे देते और सबकी जान बचा देते। ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए। 82-83 जो है अपन कल देखेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ना, इस चैप्टर में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना है, एक एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी का देखिए पूरा सारे ही ये है कि आपने प्राइवेट डिफेंस पढ़ लिया, आपने आपका क्या कहते हैं 16-17 चैप्टर पढ़ लिए, एक दो बीच में कुछ सेक्शन और है वो पढ़ लिए, बस आईपीसी कंप्लीट। आईपीसी में यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं,
यहाँ से आते हैं, उसके बाद 16-17 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बीच में कुछ चैप्टर आते हैं जहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली जो 3 चैप्टर हैं यही पूरा आपका आईपीसी के सारे हैं, आपका अध्याय 4, अध्याय 16, अध्याय 17। ये 3 चैप्टरों को तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, अध्याय 4, 16 और 17। ये 3 चैप्टर आपकी 80% आईपीसी कवर करता है। ठीक है, ये 3 चैप्टर 80% आईपीसी कवर करते हैं। ध्यान में रखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहाँ से ये 3 चैप्टर। ठीक है, तो इनको याद अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है आपको। बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक, चलिए।